हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए तथा इसके प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए, यानी इसके एम क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यह एक विज्ञान है, विवेचना कीजिए। यानी यह एक विज्ञान मतलब क्या, यह एक विज्ञान है, इसका विवेचना करने कह रहा है। मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा यह सिद्ध कीजिए कि यह क्या है। तो मनोविज्ञान एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का साइंस है, यानी विज्ञान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी, तो चलिए इसमें जानते हैं। साधारण दृष्टिकोण से विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान मूल रूप से क्या है, तो मूल रूप से विज्ञान ही है। क्या है, तो मूल रूप से विज्ञान ही है। अर्थात अर्थात उसका जो स्वरूप है, प्रकृति है और दृष्टिकोण है, जो क्या है, वह वैज्ञानिक है। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान भौतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं वरना सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है। क्या चीज, तो सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से मनोविज्ञान की प्रकृति तथा विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाए कि मूलभूत रूप से विज्ञान क्या है, यानी विज्ञान है क्या, मूलभूत रूप से यह जानना जरूरी है। और विज्ञान की आवश्यकता यानी विज्ञान का आवश्यक तत्व क्या है, यानी इसका जो तत्व है वह क्या है आवश्यक। समान रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान आदि विषयों को क्या माना जाता है, तो विज्ञान माना जाता है। लेकिन यह धारणा गलत है। यह जो धारणा है जो गलत है। वास्तव में कोई भी अध्ययन क्षेत्र विषय सामग्री के आधार पर विज्ञान वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि विषय सामग्री के आधार पर किसी ज्ञान को विज्ञान की संज्ञा दी जाने लगी तो यह समस्या उत्पन्न हो कि भिन्न भिन्न विषयों सामग्री वाले ज्ञान को विज्ञान कहना संभव नहीं होगा। इस स्थिति में रसायन शास्त्र तथा जीव शास्त्र दोनों को ही एक समान नाम विज्ञान दे पाना भी संभव नहीं है। यानी मनोविज्ञान या फिर रसायन शास्त्र या फिर जीव शास्त्र दोनों या फिर तीनों को एक समान नाम विज्ञान दे पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों विषयों की सामग्री में पर्याप्त क्या है, तो पर्याप्त अंतर है, अलग अलग अंतर। जैसे रसायन शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रसायन शास्त्र में हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग उसमें धातु के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन रसायन शास्त्र में इसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। तो दोनों का नाम विज्ञान ही दे पाना संभव नहीं है। मनोविज्ञान है जिसमें हम लोग मनुष्य का अध्ययन करते हैं, इसे मनुष्य के लक्षणों का अध्ययन करते हैं, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या वंशानुक्रम है, वातावरण है, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्योंकि इन दोनों विषयों में सामग्री क्या है, तो पर्याप्त अंतर है। फूडबर्ग यहाँ पर होना चाहिए। फूडबर्ग ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है, विषय सामग्री के आधार पर विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयत्न केवल भ्रम में डालना है। जब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वास्तव में वह कौन सी कसौटी है, वह कौन सी क्राइटेरिया है जो किसी भी ज्ञान को या विषय को विज्ञान की संज्ञा देती है, इस समस्या का समाधान विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किए हैं, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले विज्ञान क्या है, गिलिन एंड गिलिन के अनुसार, गिलिन एंड गिलिन के अनुसार, गिलिन एंड गिलिन ने विज्ञान की पहचान को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। देखिए, जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान, जिस एरिया का हम अनुसंधान करना चाहते हैं, उसकी और एक निश्चित प्रकार की पत्ती क्या होता है, तो विज्ञान की वास्तविकता का क्या है, तो पहचान है, वास्तविक पहचान है। प्रस्तुत कथन से यह स्पष्ट है कि यदि किसी विषय में अनुसंधान अथवा अध्ययन करने हेतु एक निर्धारित विधि को अपनाया जाए तो उस विषय को क्या कहते हैं, तो उसी विषय को तो साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी विषय को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अध्ययन करने हेतु एक निर्धारित विधि को अपनाया जाए तो उस विषय को क्या कहते हैं, तो उस विषय को क्या कहते हैं, तो उस विषय को ही विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अध्ययन पद्धति द्वारा विज्ञान का निर्धारण होता है, न कि विषय वस्तु के द्वारा होता है। यानी विषय वस्तु के द्वारा नहीं, किसके द्वारा होता है, तो स्टडी पद्धति यानी स्टडी सिस्टम के द्वारा होता है। यानी
विज्ञान यानी अध्ययन पद्धति के द्वारा होता है। इसी तथ्य को कार्ल पियर्सन ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है। उसकी क्या है, तो उसकी सिस्टम में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया प्रत्येक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। विज्ञान या वैज्ञानिक का कार्य इस प्रकार के ज्ञानों को ग्रहण करना है तथा इसी तथ्य को कार्ल पियर्सन ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। तथ्यों का वर्गीकरण, उनके अनुक्रम तथा सापेक्षिक महत्व को जानना है। क्या है, तो विज्ञान का कार्य है, विज्ञान का साइंस का वर्ग है। विज्ञान की उसके बाद है विशेषता। तो विज्ञान की विशेषता है तो कुछ आपके निम्नलिखित दिया गया है। सबसे पहला है समस्त वैज्ञानिक अध्ययन तथ्यात्मक होते हैं। क्या होते हैं, तो तथ्यात्मक होते हैं, यानी फैक्ट्स वाले होते हैं। अर्थात विज्ञान तथ्यों के अध्ययन करता है। क्या करता है, तो विज्ञान जो तथ्यों का अध्ययन करता है, आदर्शों का नहीं। क्या चीज, तो आदर्शों का नहीं करता है। विज्ञान है जो तथ्यों का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विशिष्ट पद्धति को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तीसरा आपका है वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत सत्यापनशील होते हैं। क्या होता है, तो वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत क्या होते हैं, तो सत्यापनशील होते हैं। आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। और आप लोग 10th में जब होंगे, 12th में जब होंगे, तो प्रायोगिक आप लोग इसे प्रूव भी किए होंगे। उसके बाद है वैज्ञानिक अध्ययन नैतिक दृष्टि से क्या होता है, तो निरपेक्ष होते हैं। क्या होता है, तो निरपेक्ष होते हैं। विज्ञान संबंधित घटनाओं के विषय में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करता है। वैज्ञानिक अध्ययन नैतिक दृष्टि से क्या होते हैं, तो निरपेक्ष होते हैं। विज्ञान अपनी घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी करता है। क्या करता है, तो भविष्यवाणी भी करता है। अब उसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति है क्या, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तो विज्ञान के अर्थ के स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में सबसे अधिक महत्व वैज्ञानिक पद्धति का है। किसका है, तो वैज्ञानिक पद्धति का है, कि जिसमें हम प्रयोगों के आधार पर इसे क्या कर सकते हैं, तो प्रूव कर सकते हैं। यानी अब प्रश्न यह उठता है कि यह वैज्ञानिक पद्धति क्या है। यह जो वैज्ञानिक पद्धति है जो क्या है, तो लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या इन शब्दों में की है। सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पुष्ट हो गया कि इनके समक्ष जो समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान यदि होता है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष तथा व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा ही होगा। इसी दृष्टिकोण को उसके अत्यंत ठोस एवं सफल रूप में मोटे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी प्रस्तुत कथन, यानी जो भी ऊपर जो प्रस्तुत जो कथन किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि जिस व्यवस्थित अध्ययन पद्धति में निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि मुख्य चरण होते हैं, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को श्री थॉलेस ने इन शब्दों में स्पष्ट किए हैं। वह शब्द क्या है, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों का एक क्या है, तो एक व्यवस्था है, जो कि विभिन्न विज्ञानों में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक समान प्रकृति को बनाए रखती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्रयोगों में लाने वाले समान निश्चित क्रमबद्ध अध्ययन प्रणाली को क्या कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक प्रणाली। उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक प्रणाली। इस पद्धति में भिन्न भिन्न विज्ञान का अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का क्या किया जाता है, तो उसको प्रयोग किया जाता है। परंतु सर्वत्र ही वैज्ञानिक पद्धति का उद्देश्य तटस्थ अध्ययन तथा निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करना होता है। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता सत्यापनशीलता, तटस्थता, निश्चयमयता, सामान्यता तथा भविष्यवाणी की क्षमता है। उसके बाद है मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या है, जो जान लीजिए। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव एवं पशु पक्षियों के व्यवहार एवं उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है।
तथा मनोविज्ञान वास्तव में जीवन के सभी क्षेत्रों का क्या है, तो सभी क्षेत्रों का स्पष्ट करते हुए उनके अध्ययन तथा उन्नयन में उपयोगी भूमिका अदा करते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययनों के 3 प्रमुख लक्ष्य है, जो 3 प्रमुख इसके लक्ष्य है जो निम्नलिखित दिया गया है। सबसे पहला है वर्णन तथा मापन। सबसे पहला है वर्णन तथा मापन यानी डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट। दूसरा आपका है पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। उसके बाद है व्याख्या एंड स्पष्टीकरण। तो सबसे पहले का जानते हैं वर्णन तथा मापन। इसमें क्या है, तो डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट में है तो मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य प्राणियों के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन एवं मापन करना है। वस्तुतः किसी भी व्यवहार अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन तभी संभव है जब मनोवैज्ञानिक उसका वर्णन करने में एवं उसका वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय तथा वैध ढंग से मापन करने में समर्थ होता है। जब मनोवैज्ञानिक यानी जब तक मनोवैज्ञानिक किसी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का मापन करने में समर्थ है, तब तक वह क्या है, तो तब तक वह उस प्रक्रिया का कदापि अध्ययन नहीं कर सकता है। वस्तुतः मापन किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का क्या है, तो पूर्ण आवश्यकता है। किसी व्यवहार अथवा प्रक्रिया का वर्णन मापन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को मापन उपकरणों की आवश्यकता होती है। अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार हो गया, अनुसूची हो गया, प्रश्नावली हो गया, निर्धारण हो गया, मापनी हो गया, समाजमिति तथा प्रक्षेपीय तकनीक मनोवैज्ञानिक मापन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने में कुछ प्रमुख उपकरण है, जिससे क्या होता है, तो जिससे हम लोग मनोवैज्ञानिक मापन करते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन उपकरणों की चर्चा पुस्तक में अन्यत्र की गई है, इसलिए यहाँ पर इनकी चर्चा आवश्यक नहीं है। ये तो इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ था कि पुस्तक को अनेक किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कुछ जो दिया गया है वो कुछ आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, यानी मनोविज्ञान का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है क्या चीज, तो व्यवहार का पूर्व कथन एवं क्या है, तो नियंत्रण करने में समर्थ होना है। व्यवहार का पूर्व कथन तथा नियंत्रण करने में समर्थ होना है। व्यवहार मनोविज्ञान प्रक्रियाओं के वर्णन के आधार पर मनोवैज्ञानिक पूर्व कथन करने का प्रयास करते हैं कि जो प्राणी है अमुक स्थिति आने पर क्या कर सकता है। जब अमुक स्थिति कोई स्थिति आ जाए तो उस पर क्या कर सकता है। पूर्व कथन करने में साथ साथ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति अभी क्षमता का माप करके यह पूर्व कथन किया जा सकता है कि उसे किस प्रकार के कार्य में अधिक सफलता मिलेगी। उसके बाद इसी प्रकार से छात्र के मानसिक योग्यता का मापन करके अध्यापक उसके ऐसे शिक्षण अधिगम विधि का निर्धारण करते हैं या फिर कर सकते हैं जिससे उसे अधिकतम सफलता प्राप्त हो सके। तो वह किस फील्ड में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, टीचर बनना है, दरोगा बनना है, पुलिस बनना है, आर्मी बनना है, या फिर ऑफिस में काम करना है, अलग अलग काम करने के लिए उसको क्या करते हैं, तो उसके योग तैयार करते हैं। तीसरा है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। मनोविज्ञान का तीसरा एवं अंतिम प्रमुख जो लक्ष्य है व्याख्या एवं क्या है, तो स्पष्टीकरण है, प्रस्तुत करना। व्यवहार एवं मनोविज्ञान प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। उन सिद्धांतों की सहायता से कार्यकरण संबंधों को स्पष्ट करते हैं। सिद्धांतों को प्रतिपादन के लिए मनोवैज्ञानिक के द्वारा वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया जाता है। वस्तुतः व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का क्या है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सार्थक लक्ष्य है। आपका जो थर्ड था, जो मनोविज्ञान के उपयुक्त तीनों लक्ष्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। तो क्या है, तो परस्पर एक दूसरे से तीनों के तीनों है जो जुड़े हुए हैं यानी संबंधित है, तथा वे परस्पर एक दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं। क्या रहते हैं, तो एक दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं यानी डिपेंड भी करते हैं। जब तक किसी व्यवहार का वर्णन मापन नहीं होता है, जब तक किसी व्यवहार का वर्णन और मापन नहीं होता है, तब तक उसके संबंध में न तो पूर्व कथन किया जा सकता है और न ही उनकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार से किसी कारक की व्याख्या प्रभाव में उस कारक का समुचित ढंग से वर्णन मापन करना संभव नहीं हो सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका
इस तरह से पूछा जाएगा। देख लीजिए, मनोविज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए तथा इसके प्रमुख तथ्यों या फिर लक्ष्यों को क्या कह रहा है तो स्पष्ट करने कह रहा है। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यह एक विज्ञान है, क्या यह एक साइंस है, विवेचना कीजिए। अर्थात या फिर अथवा आप में पूछ सकता है तो मनोविज्ञान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा यह सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, तो यह विज्ञान है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।